बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम लेसन नंबर 8 सेटलिंग द कॉल उसकी एक्सरसाइज का ओरल कम्युनिकेशन स्किल्स से रिलेटेड पार्ट देखेंगे। हियर इज़ द पार्ट ए। रीड अ डायलॉग बिटवीन टू फ्रेंड्स हु कर्ड ओवर सम इशू एंड नाउ सीक रिकन्सिलेशन। यानी दो दोस्तों के दरमियान एक डायलॉग है जिसमें वो किसी टॉपिक पे, किसी इशू पे, मसले पर उनकी यानी लड़ाई झगड़ा हुआ है और अब वो सुलह कर रहे हैं। ठीक है, नाउ सीक रिकन्सिलिएशन यानी अब वो सुलह कर रहे हैं। तो टू कैरेक्टर्स हैं, इजाज़ एंड रेहान, एंड दे डायलॉग दस। ओके, इजाज़: Rehan, I am sorry for the harsh talk that we had yesterday. रेहान, मैं माफ़ी मांगता हूँ या मैं माज़रत करता हूँ फॉर द हार्श टॉक, तल्ख बात पर, दैट वी हैड yesterday, जो कि हम कल हमारे दरमियान हुई थी। यानी मैं उस तल्ख बात पर माज़रत खा हूँ जो कल हमारे दरमियान हुई थी। रेहान: वेल, अच्छा, ठीक है। यू टॉक इंसोलेंटली, आपने गुस्ताखी से, आपने बदतमीज़ी से बात की। इंसोलेंटली, गुस्ताखी से, बदतमीज़ी से, आपने गुस्ताखी से, बदतमीज़ी से बात की। एंड इंसल्टेड मी फॉर नथिंग, और मेरी यानी किसी बिला वजह, फॉर नथिंग, बिला वजह, बगैर किसी वजह के मेरी बेइज्जती की। ठीक है, इंसल्टेड, बेइज्जती की, और बगैर किसी वजह के मेरी बेइज्जती की। आई होप, मुझे उम्मीद है। नाउ यू नो, अब आप जान गए होंगे, अब आपको पता चला होगा। दैट इट वाज रहीम, कि ये रहीम था। एंड नॉट मी, और मैं नहीं था। हु हिड योर बुक, जिसने तुम्हारी किताब छुपाई। यानी अब आपको पता चल गया होगा कि मैं नहीं था, बल्कि ये रहीम था जिसने किताब छुपाई। इजाज़: यस, जी हाँ। जावेद टोल्ड मी टुडे इन द मॉर्निंग, आज सुबह जावेद ने मुझे बताया। दैट्स वाई, यही वजह है। आई रियली फील सॉरी, मुझे बहुत शर्मिंदगी है, मैं वाकई माजरत कर रहा हूँ। आई एक्टेड हार्शली, मैंने गुस्सा दिखाया। इवन बिफोर लुकिंग इनटू द मैटर, मामले को जाने बगैर, यानी मैंने मामले को जाने बगैर मैंने गुस्सा दिखाया या बदतमीज़ी की। रेहान: इट्स गुड, ये अच्छा है। इफ़ यू हैव रियलाइज्ड, अगर आप महसूस करें, योर मिस्टेक, अपनी गलती, अगर आप अपनी गलती महसूस करें तो ये अच्छा है। इन फ्यूचर, मुस्तकबिल में, बी केयरफुल, मोहतात रहें। बिफोर अक्यूजिंग एनी वन, अक्यूजिंग का मतलब होता है इल्ज़ाम देना। ठीक है, कि किसी को इल्ज़ाम देते हुए आप मोहतात रहें। योर बिटर वर्ड्स रियली हर्ट मी, आपके तल्ख अल्फाज ने मुझे वाकई दुख दिया था। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं। इजाज़: रेहान: आई रिग्रेट व्हाट आई डिड, मुझे अफसोस है जो मैंने किया। बट प्लीज़ फॉरगिव मी, लेकिन मेहरबानी करके मुझे माफ़ कर दें। बिसाइड्स बीइंग क्लास फेलोज़ होने के साथ साथ, क्लास फेलोज़ होने के साथ साथ, वी आर आल्सो गुड फ्रेंड्स, हम अच्छे दोस्त हैं। आई डोंट वांट टू लूज़ माई डियर फ्रेंड ड्यू टू माई फोली, मैं अपनी बेवकूफ़ी की वजह से, अपनी बेवकूफ़ी की वजह से अपना प्यारा दोस्त नहीं खोना चाहता। रेहान: ओके, ठीक है। योर अपॉलॉजी इज़ एक्सेप्टेड, आपकी माज़रत कबूल की जाती है। आपकी माज़रत कबूल की जाती है। बट बी केयरफुल नेक्स्ट टाइम, लेकिन आइंदा मोहतात रहें। इजाज़: आई विल बी, एंड एज द पेनल्टी टुडे आई विल ट्रीट यू टू अ डिलीशियस लंच। आई विल बी, मैं रहूँगा, यानी मोहतात रहूँगा। एंड एज अ पेनल्टी, और सज़ा के तौर पर, जुर्माने के तौर पर, टुडे, आज, आई विल ट्रीट यू, मैं आपको दावत दूँगा, टू अ डिलीशियस लंच, एक मज़ेदार खाने के साथ। यानी आज मैं आपको जुर्माने के तौर पर एक मज़ेदार खाने के साथ आपको दावत दूँगा। रेहान: दैट्स ग्रेट, सो लेट्स गो, ये बहुत अच्छा है, चलो चलें। माई माउथ इज़ ऑलरेडी वाटरिंग आफ्टर हेयरिंग दिस,
मेरे मुंह में पहले ही पानी आ गया ये सब सुनकर। तो ये हमारा डायलॉग कंप्लीट हुआ। मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ आई होगी और अच्छे से मीनिंग क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट एक्टिविटी देखते हैं। नेक्स्ट एक्टिविटी इज़ related to complete the dialogue orally and use the bold phrases from dialogue A in your conversation। यानी आप डायलॉग को ज़ुबानी आप ये परफॉर्म करेंगे और जो बोल्ड फ्रेजेस डायलॉग ए में यूज़ हुई हैं उनको आप अपनी कन्वर्सेशन में, गुफ्तगू में इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो here's teachers and students। Any students, many more students like student 1, 2, 3, 4 and get onward। Okay, teacher, good morning class। subah ka salam class। students, good morning teacher। how is everyone? सब कैसे हैं? we are fine। हम ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। teacher, do you know, क्या आप जानते हैं that curling of or fighting is a bad thing, कि लड़ाई झगड़ा करना बुरी चीज़ है। आंसर, ये कुछ स्टूडेंट्स आंसर दिस क्वेश्चन who have teacher asked। yes, we know that curling or fighting is a bad thing। yes, हम जानते हैं कि लड़ाई झगड़ा करना बुरी चीज़ है। teacher, have you ever settling or curling somebody? if yes, share the experience। क्या आपने कभी किसी का लड़ाई झगड़ा ख़त्म किया है या लड़ाई झगड़ा हल किया है? if yes, अगर हाँ, share the experience। students answer this question is yes, I have settled a quarrel of my younger brothers who have often calling over taking the TV remote first, and I have settled the quarrel between them, and I make for them a turn, and then the quarrel is settled, and they watch the TV turn by turn and by taking TV remote। so I have settled the quarrel often। ओके, यानी वो कह रहा है कि मैंने अक्सर लड़ाई झगड़े को ख़त्म किया है। इस तरह के अपने छोटे भाइयों का मैंने लड़ाई झगड़ा अक्सर ख़त्म किया है, जो कि अक्सर टीवी रिमोट पर लड़ रहे होते हैं कि मैंने पहले देखना है। तो वो मैं उनसे उनकी बारी फिक्स कर देता हूँ और उनको जब वो टीवी देखते हैं तो वो टर्न बाय टर्न यानी बारी बारी वो टीवी देखते हैं और इस तरह मैं उनका लड़ाई झगड़ा ख़त्म करता हूँ। नेक्स्ट टर्न इज टीचर। टीचर सेड वी शुड प्रमोट पीस एंड लिव इन हार्मनी। हमें पीस को, अमन को प्रमोट करना चाहिए, यानी अमन को फ़रोग़ देना चाहिए और मुताबिकत यानी मतवाज़न हालत में रहना चाहिए, यानी हम आहंगी के साथ रहना चाहिए, हमें एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहना चाहिए। टू आंसर दिस, टू रिप्लाई टू द टीचर, स्टूडेंट सेड yes, we should promote peace and live in compatibility with each other। और हमें एक दूसरे के साथ हम आहंगी के साथ रहना चाहिए। we should respect each others and live accordingly to the manners and training from our parents and teachers। so we should promote peace and calmness in our society। तो इस तरह हम मुआशरे में अमन व अमान कायम कर सकते हैं। हम अपने जो हमारे टीचर्स और वालिदैन हमारी तरबियत करते हैं उस पर अमल करते हुए हम आहंगी के साथ एक दूसरे की इज़्ज़त करते हुए हमें रहना चाहिए। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारे पास एक्टिविटी है रीडिंग स्किल से रिलेटेड। रीडिंग फॉर अंडरस्टैंडिंग।
राइट द कंटेक्चुअल मीनिंग्स ऑफ द वर्ड हाईलाइटेड इन द टेक्स्ट। इन जो टेक्स्ट में हाईलाइटेड वर्ड्स हैं, जो नुमायां तौर पर लिखे गए वर्ड्स हैं, उनके हमने कंटेक्चुअल मीनिंग्स राइट करने हैं। कंपेयर द कंटेक्चुअल मीनिंग्स ऑफ द वर्ड्स, हमने उनको कंपेयर करना है विद द गिवन डिक्शनरी मीनिंग्स। हमने डिक्शनरी के जो डिक्शनरी से रिलेटेड जो मीनिंग्स हैं उसके साथ हमने कंपेयर करना है। एंड देन यूज़ द हाईलाइटेड वर्ड्स ऑफ द टेक्स्ट, और हमने हाईलाइटेड वर्ड्स को जो टेक्स्ट में हाईलाइटेड वर्ड्स हैं उनको यूज़ करना है, इस्तेमाल करना है इन सेंटेंसेस ऑफ योर ओन। हम अपने तौर पर उसके जुमले बनाएंगे, ठीक है, जुमलों के तौर पर उनको इस्तेमाल करेंगे। तो देखते हैं contextual meanings and sentences. Okay, let's do it right now. Yes, here are contextual meanings and sentences. First word is piety. Highlighted words are taken from the textbook. यानी बुक से हमने highlighted words को चूज़ किया है और उसके contextual meanings और sentences राइट किए हैं। फर्स्ट वर्ड इज piety. Piety mean holiness, obedience. Here is the sentence is all people like him because of his piety. सब लोग उसे उसके तकवा की वजह से पसंद करते हैं, ठीक है। piety का मतलब होता है होलीनेस, यानी पाकीज़गी और फरमाबरदारी, ओबीडियंस फरमाबरदारी, ठीक है। तो सब लोग उसे उसके तकवा की वजह से पसंद करते हैं। कर्ल्स मीन लड़ाई झगड़ा, आर्गूमेंट्स, फाइट्स यानी तकरार करना और लड़ाई झगड़ा करना, ठीक है। आर्गूमेंट्स तकरार करना, फाइट्स लड़ाई झगड़ा करना। हियर इज द सेंटेंस, वी शुड सेटल डाउन द कर्ल्स ऑफ अदर्स। हमें दूसरों का लड़ाई झगड़ा ख़त्म करना चाहिए, उनके लड़ाई झगड़े हल करने चाहिए, ठीक है। द नेक्स्ट वर्ड इज़ एक्सीडेंटली, हादसाती तौर पर, बाई चांस और मिस्टेक यानी इत्तफाकन या गलती के तौर पर। हियर इज़ द सेंटेंस इज़ ही मेड अ मिस्टेक एक्सीडेंटली, उसने ये गलती हादसाती तौर पर की, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड इज़ डिस्ट्रॉयड। डिस्ट्रॉयड मीन रंड, तबाह हुआ, यानी स्मैश हो गया, तबाह बर्बाद हुआ, किसी चीज़ का वजूद ख़त्म कर देना, ठीक है। तो उसको रंड कहते हैं, डिस्ट्रॉयड, ठीक है। तो हियर इज़ द सेंटेंस, एवरीथिंग इज़ डिस्ट्रॉयड बिकॉज ऑफ एक्सेसिव रेन। हर चीज़ तबाह हो गई ज़्यादा बारिशों की वजह से, ठीक है। हर चीज़ ज़्यादा बारिशों की वजह से तबाह हो गई, बर्बाद हो गई। अच्छा, नेक्स्ट वर्ड इज़ ब्लड शेड। ब्लड शेड मीन खून बहा, यानी कत्लो गारत करना, खून रेजी करना। किलिंग आर वाउंडिंग पीपल, यानी ज़ख्मी या मारना, यानी ज़ख्मी करना लोगों को या मारना। तो सेंटेंस इज़ अबाउट दिस, ब्लड शेड इज़ फॉरबिडन इन इस्लाम। इस्लाम में ब्लड शेड, खून खराबा मना है, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड इज़ इंस्ट्रक्टेड। इंस्ट्रक्टेड मीन डायरेक्टेड, यानी हदायत करना, किसी चीज़ का हुक्म देना, ऑर्डर, कमांड, किसी चीज़ का हुक्म देना या हदायत करना, ठीक है। तो इसका सेंटेंस है, शी वॉज इंस्ट्रक्टेड बाय हर मदर नॉट टू गो आउटसाइड। उसे अपनी मदर की माँ की तरफ से हदायत की गई कि वो बाहर ना जाए, ठीक है। उसे उसकी माँ की तरफ से हुक्म मिला कि वो बाहर ना जाए। नेक्स्ट वर्ड इज़ प्लो। प्लो मीन कल्टिवेट, कल्टिवेट काश्त करना। शार्प ब्लेड्स विद विच कटिंग और टर्निंग ओवर द लैंड, यानी तेज़ ब्लेड के साथ ज़मीन को उल्ट पुल्ट करना, उसको काटना, यानी उसको खोदना और उसको यानी उसकी सतह बदलना, उसको उल्ट पुल्ट करना, तो उसको हम प्लो कहते हैं। कास्ट करना भी इसके मीनिंग में आता है। टू मेक अ सेंटेंस फ्रॉम दिस वर्ड, द पुअर फार्मर प्लो द फील्ड्स ऑफ लैंड होल्डर्स, यानी लैंड होल्डर्स कहते हैं ज़मींदारों को। गरीब किसान ज़मींदारों के खेतों में हल चलाता है, ठीक है। गरीब किसान ज़मींदारों के खेतों में हल चलाता है। नेक्स्ट वर्ड इज़ पोर्शन। पोर्शन मीन
पार्ट सेक्शन यानी कोई हिस्सा, पार्ट सेक्शन। शी डिवाइडेड हर फूड इन पोर्शंस एंड पुट इट इन अ फ्रिज, यानी उसने अपनी खुराक को हिस्सों में तकसीम किया और फिर इसे फ्रिज में रख दिया। नेक्स्ट वर्ड इज़ वेज। वेज का मतलब होता है पे, पेमेंट्स, अदायगी, मजदूरी। दिस पुअर मैन इज़ वर्किंग ऑन वेरी लो वेज रेट, ये गरीब आदमी बहुत कम वेज की मजदूरी की बहुत कम शरह पर काम कर रहा है। ये मज़दूर बहुत कम मजदूरी की शरह पर काम कर रहा है। सडनली अचानक, इमीडिएटली अचानक, फ़ौरन, फ़ौरन से, अचानक से। सडनली अ वुल्फ केम, अचानक से एक भेड़िया आया और टोर द लैम्ब एंड टोर द लैम्ब इनटू पीसेस, अचानक से एक भेड़िया आया और उसने लैम्ब को, भेड़ के बच्चे को टुकड़ों में फाड़ दिया, यानी उसको चीर फाड़ दिया, टुकड़ों में चीर फाड़ कर दिया। अच्छा, नेक्स्ट वर्ड इज़ स्मैश्ड। स्मैश्ड मीन डिस्ट्रॉयड, ब्रोकन यानी टूटा हुआ, तबाह हुआ। इसका सेंटेंस है अ ट्रक कोलाइडेड विद अ कार एंड स्मैश्ड एवरीथिंग, यानी ट्रक एक कार के साथ टकराया और उसने हर चीज़ तबाह कर दी, यानी जब कार ट्रक के साथ टकराया तो हर चीज़ तबाह हो गई। नेक्स्ट वर्ड इज़ रिपेयर्ड। रिपेयर्ड का मतलब होता है मरम्मत करना। मेंड मरम्मत करना, मेक गुड मरम्मत करना, यानी उसी के मीनिंग में आता है। देयर इज़ अ नीड टू रिपेयर द कार, यानी कार को मरम्मत करने की ज़रूरत है। नेक्स्ट वर्ड इज़ अर्जेंटली। अर्जेंटली मीन क्विकली, इमीडिएटली, यानी तेज़ी से और फ़ौरन, अचानक से, तेज़ी से। कॉल मी अर्जेंटली व्हेन यू विल बी फ्री, यानी मुझे फ़ौरन कॉल करें, मुझे फ़ौरन से कॉल मिलाएं जब आप फ्री होंगे, जब यानी आप जो भी काम करें उससे फ्री होंगे तो मुझे कॉल करें। नेक्स्ट वर्ड इज़ इंस्टेंटली, इमीडिएटली। इमीडिएटली मीन इंस्टेंटली, फ़ौरन से, एट वंस, फ़ौरन, राइट नाउ, अभी, फ़ौरन, ठीक है। इंस्टेंटली, एट वंस, राइट नाउ। अच्छा, using this word into sentence, we can make a sentence like that: immediately, foreign, sign on this documents, इस डॉक्यूमेंट पर, इस दस्तावेज़ पर दस्तखत कर दो, अदरवाइज वरना, यू विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिचुएशन, वरना हालात के आप खुद ज़िम्मेदार होंगे। यानी वो एक तरह से धमकी दे रहा है, इमीडिएटली साइन ऑन दिस डॉक्यूमेंट्स, अदरवाइज यू विल बी punished or responsible for this situation, यानी वो कह रहा है कि जल्दी से इस दस्तावेज पर दस्तखत कर दो वरना आप हालात के खुद जिम्मेदार होंगे। अच्छा, लास्ट वर्ड इज़ अपोलोजाइज्ड। अपोलोजाइज्ड मीन माजरत करना, माफ़ी मांगना। से सॉरी, एक्सप्रेस रिग्रेट, यानी अपना अफसोस का इजहार करना, और सॉरी यानी सॉरी कहना, माजरत करना, ठीक है। तो इसका सेंटेंस इस तरह से बनाएंगे: आई अपोलोजाइज ऑन माई मिस्टेक, मैं अपनी गलती पर माफ़ी मांगता हूँ, या मैं अपनी गलती पर शर्मिंदा हूँ, या फिर ऐसे भी कह सकते हैं मैं अपनी गलती पर माजरत खा हूँ, ठीक है। अपोलोजाइज, माजरत करना। ओके, वी विल सी द नेक्स्ट एक्टिविटी। यस, द सेकेंड एक्टिविटी of reading skill is related to comprehension questions. Comprehension questions that relate to text, इन जो हमने टेक्स्ट रीड किया है उससे रिलेटेड comprehension questions हैं। Why was हाजी उस्मान respected by villagers, यानी देहातियों की तरफ से हाजी उस्मान की इज़्ज़त क्यों की जाती थी। क्वेश्चन नंबर 2 इज़ why was हारून fighting with सलमान, यानी हारून सलमान के साथ क्यों लड़ा। The next question is question number 3 is how did Harun and Salman behave towards each other during their quarrel, यानी अपने लड़ाई झगड़े के दौरान हारून और सलमान कैसे पेश आए। क्वेश्चन नंबर 4
इन हाजी उस्मान डिसीजन, हाजी उस्मान के फ़ैसले में, वट वाज हारून सपोज टू डू फॉर सलमान, यानी हारून ने सलमान के साथ क्या किया, यानी हाजी उस्मान के फ़ैसले के मुताबिक हारून ने सलमान के साथ क्या किया। क्वेश्चन नंबर 5 है, डू यू थिंक हिज डिसीजन वाज फेयर, एक्सप्लेन विद रीजनिंग। क्या आप समझते हैं कि ये जो उसका फ़ैसला था, हाजी का जो फ़ैसला था वो एक मुनसिफाना फ़ैसला था। एक्सप्लेन विद रीजनिंग, वजह के साथ बताएं, यानी उसके इसबाब के साथ बयान करें। क्वेश्चन नंबर 6 इज़, व्हाट इज़ द थीम ऑफ द स्टोरी, राइट अ शॉर्ट समरी ऑफ इट, यानी कहानी का मकसदी ख्याल क्या है और इसके मुतालिक एक छोटी समरी, मुख्तसर सी समरी राइट करें। तो यहाँ पे हम क्वेश्चन आंसर्स देखते हैं। Yes, here are question answers related to text. Question number 1 is, why was Haji Usman respected by villagers, यानी हाजी उस्मान की देहाती क्यों इज़्ज़त करते थे। द विलेजर्स रेस्पेक्टेड हिम फॉर हिज पाइटी, देहाती उसके तकवा की वजह से या खौफ खुदा की वजह से उसकी इज़्ज़त करते थे। क्वेश्चन नंबर 2 इज़, वाई वाज हारून फाइटिंग विद सलमान, यानी हारून सलमान के साथ फाइट क्यों कर रहा था, लड़ाई झगड़ा क्यों कर रहा था। टू आंसर दिस क्वेश्चन इज़, हारून वाज फाइटिंग विद सलमान बिकॉज ही डिस्ट्रॉयड अ लार्ज पोर्शन ऑफ हिज क्रॉप्स। हारून सलमान के साथ इसलिए लड़ाई कर रहा था क्योंकि उसने उसकी फसल का एक बड़ा हिस्सा ज़ाया कर दिया था, फसलों का एक बड़ा हिस्सा उसने ज़ाया किया, इसलिए हारून ने सलमान के साथ लड़ाई की, फ़ाइट की। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 3 इज़, हाउ डिड हारून एंड सलमान बिहेव टूवर्ड्स ईच अदर ड्यूरिंग देयर कर्ल, यानी हारून और सलमान ने एक दूसरे के साथ कैसे बर्ताव किया लड़ाई के दौरान। ठीक है, तो टू आंसर दिस क्वेश्चन इज़, बोथ फॉर फाइटिंग एंड आर्गुइंग, यानी दोनों लड़ाई कर रहे थे और एक दूसरे के साथ तकरार कर रहे थे। ईच ऑफ देम, हर कोई एक, इन दोनों में से हर कोई एक, ब्लेम द अदर, यानी दूसरों को ब्लेम करते थे, इल्ज़ाम लगाते थे, यानी दोनों लड़ाई कर रहे थे और एक दूसरे के साथ तकरार कर रहे थे और दोनों एक दूसरे को इल्ज़ाम दे रहे थे। क्वेश्चन नंबर 4 इज़, इन हाजी उस्मान डिसीजन व्हाट वाज हारून सपोज टू डू फॉर सलमान, यानी हाजी उस्मान के फ़ैसले के मुताबिक हारून सलमान के साथ क्या करेगा। इन हाजी उस्मान डिसीजन, फर्स्टली हारून विल पे द मनी फॉर रिपेयरिंग ट्रैक्टर, यानी हाजी उस्मान के डिसीजन के मुताबिक, उसके फ़ैसले के मुताबिक पहले हारून उसको ट्रैक्टर की मरम्मत के लिए उसे रकम की अदायगी करेगा या रकम मुहैया करेगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 इज़, डू यू थिंक, क्या आप सोचते हैं, हिज डिसीजन वाज फेयर, कि उसका जो फ़ैसला था वो मुनसिफाना था। क्या आप जानते हैं, क्या आप सोचते हैं कि उसका फ़ैसला मुनसिफाना था। एक्सप्लेन विद रीजनिंग, वजह के साथ बयान करें। येस, आई थिंक हिज डिसीजन वाज फेयर बिकॉज बोथ आर अक्यूज्ड। येस, जी हाँ, मैं जानता हूँ, सोचता हूँ कि जो उसका फ़ैसला है वो फेयर था, मुनसिफाना था, और क्योंकि दोनों ही पर इल्ज़ाम था, तो इसलिए दोनों को यानी कि उनको एक तरह से रेकनसाइल करते हुए उनको अक्यूज करेंगे, क्योंकि वो दोनों पर इल्ज़ाम था, इसलिए उनकी सुलह कराते हुए ये जो फ़ैसला है वो सही था। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 6 इज़, व्हाट इज़ द थीम ऑफ द स्टोरी, राइट अ शॉर्ट समरी ऑफ इट। अच्छा, कहानी की थीम क्या है, उसका मगज़ी ख्याल क्या है, और इसके ऊपर एक शॉर्ट समरी हमने राइट करनी है, यानी एक छोटा सा मगज़ी जो उसकी जो खुलासा है वो हम राइट करेंगे। द थीम ऑफ द स्टोरी इज़ दैट सेटलिंग ऑफ अ कर्ल इज़ अ गुड थिंग, यानी स्टोरी का मगज़ी ख्याल है
कि झगड़े को सुलझाना या झगड़े को हल करना एक अच्छी चीज़ है। अल्लाह लव्स दोस, अल्लाह उनसे मोहब्बत करता है। वो रेकनसाइल बिटवीन द टू, यानी कि जो दो लोगों के दरमियान सुलह कराते हैं, वो एक अच्छा फ़ैसला है। एंड जिन जो दो लोगों के दरमियान सुलह करता है, अल्लाह उससे मोहब्बत करता है। आफ्टर सेटलिंग अ कर्ल, झगड़ा सुलझाने के बाद, पीस एंड कामनेस प्रीवेल्स एवरीवेयर, हर तरफ अमन सुकून होता है, हर तरफ अमन सुकून हो जाता है। दोज पीपल आर ब्लेस्ड हु आर पीस मेकर, यानी कि वो लोग खुशकिस्मत हैं जो अमन अमान कायम करते हैं। ओके, हमारे सेंटेंसेस, क्वेश्चन आंसर्स हमारे कंप्लीट हो गए। एंड if you have learned something useful from this video, please like, comment and share the video. And if you are the new one on this channel, please support my channel and subscribe my channel. And don't forget, press the bell icon button so that you receive the new notification of new lesson. Okay, remember means your prayer. And stay blessed always. And okay, see you soon in the next video. Till then, Allah Hafiz. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम वोकैबुलरी एंड ग्रामर का पार्ट देखेंगे, लेकिन उससे पहले ये रीडिंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग का बी पार्ट, कॉज एंड इफ़ेक्ट, ये देखते हैं। ये हमसे मिस हो गया था। ये यूनिट नंबर 8 सेटलिंग द कॉल, उसकी एक्सरसाइज में सेकंड पार्ट है। रीडिंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग से रिलेटेड पार्ट भी है, कॉज एंड इफ़ेक्ट। अच्छा, कॉज एंड इफ़ेक्ट के जो सेंटेंसेस होते हैं उसमें क्या होता है, यानी एक काम हुआ है और वो क्यों हुआ है, यानी उसका कॉज फाइंड करना, यानी उसके रीज़न बताना कि ये काम हुआ क्यों। और फिर जब ये रीज़न फाइंड हो गई कि वाई समथिंग हैपेंड, कि ये काम, कोई चीज़ क्यों रोनमा हुई, क्यों वाक़ई हुई, तो उसके फिर इफ़ेक्ट में, यानी उसका कॉज के इफ़ेक्ट में, कि अगर ये काम क्यों हुआ, उसके इफ़ेक्ट में कि उसका नतीजा क्या निकला। ठीक है, द रिज़ल्ट, व्हाट हैपेंड, क्या हुआ। ठीक है, एक काम हुआ, क्यों हुआ, और उसके नतीजे में फिर क्या हुआ। सिग्नल वर्ड्स हैं बिकॉज, क्योंकि, सो, लिहाजा, सिंस, चूँकि, एज अ रिज़ल्ट, नतीजे के तौर पर, इफ़, देन, इफ़, अगर ऐसे होता, इफ़ इट हैपन्स, देन वी शुड वुड डू दैट। ठीक है, तो ये यूज़ करते हैं। देयरफॉर, इसलिए, ड्यू टू, की वजह से। ठीक है, यानी कॉज एंड इफ़ेक्ट सेंटेंसेस में हम ये क्यू वर्ड्स ये जो दिए हुए हैं, बिकॉज, सो, सिंस, एज अ रिजल्ट, ये सारे वर्ड जो हैं ये हम यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा रीडिंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग का रहता था पार्ट। और अच्छा, आज जो हमने करना है वो है वोकैबुलरी एंड ग्रामर का पार्ट। ठीक है, अच्छा, वोकैबुलरी एंड ग्रामर में आज हम देखेंगे अब कंपाउंड प्रपोजिशंस हैं, और फिर डायरेक्ट इनडायरेक्ट हैं, जिरेंड्स हैं, और पार्टिसिपल्स हैं। ठीक है, अच्छा, सबसे पहले हम पार्ट 8 देखते हैं, कंपाउंड प्रपोजिशंस। अच्छा, कंपाउंड प्रपोजिशंस क्या होती हैं। प्रपोजिशन इज़ अ रिलेशनशिप बिटवीन नाउन और pronoun एंड अदर वर्ड्स इन अ सेंटेंस। ठीक है, यानी किसी जुमले में नाउन या pronoun या दूसरे वर्ड्स के साथ उसका कनेक्शन होता है प्रपोजिशंस का। अच्छा, और ये कंपाउंड प्रपोजिशन क्या होती हैं। अ कंपाउंड प्रपोजिशन कंटेन्स 2 or more prepositional words। एग्जाम्पल क्रिटिया, साइड फ्रॉम, यानी किसी से अलहदा, नेक्स्ट टू, अगला, क्लोज टू, करीब, अपार्ट फ्रॉम, से अलहदा। ठीक है, यानी कंपाउंड प्रपोजिशन जो हैं वो दो या दो से ज़्यादा प्रपोजिशनल वर्ड्स पर मुश्तमिल होती हैं। ठीक है, तो उसे हम कंपाउंड प्रपोजिशन कहते हैं। अच्छा, यूज़ द फॉलोइंग कंपाउंड प्रपोजिशन इन सेंटेंसेस ऑफ योर ओन, यानी ये जो कंपाउंड प्रपोजिशंस दी हुई हैं, जैसे इन फ्रंट ऑफ का मतलब होता है के सामने। ठीक है, अलॉन्ग विद के साथ, इंस्टेड ऑफ की बजाय, की जगह
की बजाय एट द टॉप ऑफ यानी सबसे ऊपर, ठीक है, सबसे ऊपर, अकॉर्डिंग टू के मुताबिक, ठीक है। तो अब हम ये इनके सेंटेंसेस बनाते हैं, तो आप वो देखें। यस, हियर आर कंपाउंड prepositions and we use these words in sentences. First word is in front of. In front of के सामने, she was sitting in front of her mother. वो अपनी माँ के सामने बैठी थी। along with के साथ, we write helping verb do or does along with first form of verb in simple present tense, ठीक है। यानी हम हेल्पिंग वर्ब जो हैं वो डू और डज, वो हम फर्स्ट फॉर्म के साथ, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ सिंपल प्रेजेंट टेंस में यूज़ करते हैं। हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में हेल्पिंग वर्ब डू और डज फर्स्ट फॉर्म के साथ यूज़ करते हैं, ठीक है। इंस्टेड ऑफ की बजाय, की जगह, इंस्टेड ऑफ गोइंग आउटसाइड, बाहर जाने की बजाय, शी प्रेफर्स टू लिव इन होम, वो घर में रहना पसंद करती है, घर में रहती है, रहने को तरजीह देती है। अच्छा, नेक्स्ट है एट द टॉप ऑफ। एट द टॉप ऑफ यानी सबसे ऊपर। हिज नेम वॉज एट द टॉप ऑफ द मेरिट लिस्ट, उसका नाम सब मेरिट लिस्ट में सबसे ऊपर था। अकॉर्डिंग टू के मुताबिक, वी शुड लिव अकॉर्डिंग टू द टीचिंग ऑफ इस्लाम, हमें अपनी ज़िंदगियाँ इस्लाम की तालीमात के मुताबिक गुजारनी चाहिए, ठीक है। यानी हमें इस्लाम की तालीमात को के मुताबिक ज़िंदगी बसर करना चाहिए, ठीक है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। यस, हियर इज़ द पार्ट बी, प्रेपोजिशनल फ्रेजेस। प्रेपोजिशनल फ्रेज जो कि वोकैबुलरी एंड ग्रामर का पार्ट बी है। अच्छा, इसमें प्रेपोजिशनल फ्रेज जो है ऑलवेज स्टार्ट विद द प्रेपोजिशन, यानी हमेशा प्रेपोजिशन से स्टार्ट होगी प्रेपोजिशनल फ्रेज, और वो एडजेक्टिव या एडवर्ब फ्रेज के तौर पर काम करेगी, ठीक है। यानी वो यानी एडजेक्टिव या एडवर्ब फ्रेज के तौर पर, यानी वो किसी नाउन के बारे में इंफॉर्मेशन दे रही होगी, या फिर नाउन पर नाउन या एडजेक्टिव के बारे में वो इन्फॉर्म कर रही होती है, ठीक है। अ प्रेपोजिशनल फ्रेज हैज़ अ नाउन और pronoun which acts as a object of preposition, यानी एक प्रेपोजिशनल फ्रेज में नाउन या pronoun होता है जो कि प्रेपोजिशन में वो ऑब्जेक्ट के तौर पर काम करता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, द पीपल लाफिंग एट द जोकर, द पीपल वर लाफिंग एट द जोकर, एट द जोकर ये फ्रेज है। इसमें ये देखें, एट जो है वो प्रेपोजिशन है और जोकर नाउन है, ठीक है। यानी इसमें इस फ्रेज में ये प्रेपोजिशनल जो फ्रेज है, इसमें ये देखें वो प्रेपोजिशनल फ्रेज जो है वो हमेशा प्रेपोजिशन से स्टार्ट होती है, एट, ठीक है। कोई भी प्रेपोजिशन हो उससे स्टार्ट होती है, यहाँ पे एट है, और जोकर नाउन है, यानी उसमें नाउन या प्रोनाउन होते हैं जो कि एक ऑब्जेक्ट के तौर पे काम कर रहे होते हैं, ठीक है। एट द जोकर ये प्रेपोजिशनल फ्रेज है, और इसमें प्रेपोजिशन एट से स्टार्ट हो रहा है, और नाउन इसमें ऑब्जेक्ट है। अच्छा, नंबर 2 है, द बॉय इज़ स्लीपिंग ऑन द फ्लोर। ऑन द फ्लोर ये प्रेपोजिशनल फ्रेज है, और इसमें ये ऑन जो है वो प्रेपोजिशन है और फ्लोर नाउन है, ठीक है। यानी प्रेपोजिशन ये स्टार्ट हुई है और नाउन इसमें एक ऑब्जेक्ट का काम दे रहा है फर्श पर, ठीक है। नेक्स्ट है, वी क्लाइम्ड अप द हिल, हम पहाड़ी पर चढ़े। अप द हिल जो है वो प्रेपोजिशनल है, प्रेपोजिशनल फ्रेज है, और इसमें अप प्रेपोजिशन है और नाउन इसके ऑब्जेक्ट के तौर पे है। अप द हिल पहाड़ी पर। अच्छा, यहाँ पे read the story and highlight at least 5 prepositional phrases and use them in sentences। वो कह रहे हैं कि स्टोरी को दोबारा पढ़िए और उसके जो 5 prepositional phrases हैं, कम से कम 5, तो उन्हें वो आप हाईलाइट करें और उन्हें सेंटेंसेस में यूज़ करें। तो ये जो prepositional phrases हैं ये बहुत क्या कहते हैं, बहुत ईजी हैं, एंड यू कैन डू बाय योरसेल्फ ईजीली, ओके। Let's do the part C, which is related to gerunds and participles. Gerund. A gerund is a form of verb that ending in
ing and is used as a noun। अच्छा, ये जो जीरंड है ये वर्ब की एक काइंड है और इसे हम यानी ing फॉर्म में इसको यूज़ करते हैं नाउन के तौर पर, ठीक है। यानी ये वर्ब से हम इसको ड्राइव करते हैं और इसको हम नाउन के तौर पे यूज़ करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल, रीडिंग इज़ अ फन, यानी पढ़ना एक या पढ़ाई करना एक फ़न है, ठीक है। तो ये जो वर्ब है वो अगर नाउन के तौर पर ing फॉर्म ऑफ वर्ब अगर वो नाउन के तौर पर यूज़ हो रही हो तो उसको हम जीरंड बोलते हैं, ठीक है। यानी वो हमेशा जो है वो नाउन के तौर पर इस्तेमाल होगी और उसको हम जीरंड बोलेंगे, ठीक है। अच्छा, प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होता है? प्रेजेंट पार्टिसिपल भी ing फॉर्म ऑफ वर्ब है और इसमें ये जो ing फॉर्म ऑफ वर्ब जो प्रेजेंट पार्टिसिपल है वो एक वर्ब के तौर पर या एडजेक्टिव के तौर पर काम करता है। फॉर एग्जाम्पल, ही हैज़ बीन रीडिंग द बुक फॉर आवर्स, यानी वो घंटों बुक को पढ़ता रहा है। तो यहाँ पे जो रीडिंग है वो एक वर्ब के तौर पे इस्तेमाल हो रही है। और याद रखें ये जो प्रेजेंट पार्टिसिपल है ये वर्ब या एडजेक्टिव के तौर पे इस्तेमाल होती है और जीरंड एक नाउन के तौर पे इस्तेमाल होता है, ठीक है। और ये दोनों जो हैं वर्ब की काइंड्स हैं। अच्छा, नेक्स्ट देखते हैं, एक्टिविटी है अंडरलाइन द जीरंड्स एंड इनसर्कल द पार्टिसिपल फ्रॉम द फॉलोइंग सेंटेंसेस। यहाँ पे कुछ सेंटेंसेस दिए हुए हैं, उनमें से हमने जीरंड्स को यानी नाउन्स को जो उनको हमने जो नाउन्स की मीनिंग देखी उनको हमने अंडरलाइन करना है और जो पार्टिसिपल्स हैं जो एडजेक्टिव्स को मॉडिफाई करेंगे उसको हम इनसर्कल करेंगे, ठीक है। अच्छा, नंबर 1 है दिस इज़ अ थ्रिलिंग स्टोरी। ये बहुत सनसनीखेज कहानी है, बहुत यानी जज्बाती कहानी है, सनसनीखेज कहानी है। थ्रिलिंग का मतलब होता है सनसनीखेज। अच्छा, तो यहाँ पे ये एक एडजेक्टिव के तौर पे मीनिंग दे रही है तो इसे हम यानी पार्टिसिपल के तौर पर इसको हम अंडरलाइन करेंगे, ठीक है। ये स्टोरी को बता रही है कि वो कैसी स्टोरी है, तो वो ये एक तरह से एडजेक्टिव का काम दे रही है तो इसलिए हम इसको इंसर्कल करेंगे, ये पार्टिसिपल है। नंबर 2 है दैट ऐसे इज़ वेरी बोरिंग। ये वो मजमून बहुत बोरिंग है, बहुत बोर करने वाला है, ठीक है। तो ये नाउन के तौर पे इस्तेमाल हो रहा है, दैट ऐसे इज़ वेरी बोरिंग। अच्छा, नंबर 3 है राइटिंग हेल्प्स मी टू एक्सप्रेस माई आइडिया। यानी लिखने का काम या लिखाई मेरी मदद करती है मेरे ख्यालात को बयान करने के लिए, यानी मेरे ख्यालात को एक्सप्रेस करने के लिए मेरी राइटिंग जो है वो मेरी मदद करती है, ठीक है। अच्छा, ये जो है एक नाउन के तौर पे इस्तेमाल हुई है तो इसको हम अंडरलाइन करेंगे जीरंड्स के तौर पे, ठीक है। अच्छा, नंबर 4 है सना इज़ गुड एट प्लेइंग टेनिस। सना टेनिस खेलने में बहुत अच्छी है, यानी टेनिस बहुत अच्छा खेल लेती है। तो यहाँ पे ये वर्ब के तौर पे इस्तेमाल हुई है तो ये वो है पार्टिसिपल है, ठीक है। पार्टिसिपल या तो वो वर्ब का काम देते हैं या फिर एडजेक्टिव होते हैं, तो यहाँ पे ये वर्ब का काम दे रही है। अच्छा, नंबर 5 है स्मोकिंग इज़ इंजरियस टू हेल्थ। स्मोकिंग यानी तंबाकू नोशी सेहत के लिए नुकसानदेह है, तो यहाँ पे ये नाउन के तौर पे इस्तेमाल हुआ है तो इसलिए इसे हम अंडरलाइन करेंगे। स्मोकिंग को अंडरलाइन करेंगे, ये नाउन के तौर पे यानी ये जीरंड्स है, ठीक है, तो इसको हमने अंडरलाइन किया। नंबर 6 है वाइल वॉचिंग टीवी आई हेयर द नॉक एट द गेट। यानी टीवी देखते हुए मैंने अपने गेट पर दस्तक की आवाज़ सुनी। तो यहाँ पे वॉचिंग जो है देखते हुए, यानी एक ये वर्ब के तौर पे एक्शन हमें पता चल रहा है कि टीवी देखते हुए, तो ये वर्ब के तौर पर इस्तेमाल हो रही है तो ये पार्टिसिपल है और पार्टिसिपल या तो वर्ब के तौर पे होता है या फिर एडजेक्टिव के तौर पे, तो इसको हम इनसर्कल करेंगे, ठीक है। अच्छा, नंबर 7 है ईटिंग वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स इज़ गुड फॉर हेल्थ। यानी सब्जियां और फल खाना सेहत के लिए अच्छा होता है।
अच्छा, ईटिंग जो है यहाँ पे नाउन के तौर पे यूज़ हो रहा है, तो ये जीरेंड है, इसलिए इसको हम अंडरलाइन करेंगे। अच्छा, नंबर 8 है माउंटेनियरिंग इज़ माई फेवरेट स्पोर्ट, यानी कोपेमाई करना मेरा पसंदीदा खेल है। तो ये माउंटेनियरिंग जो है यहाँ पे एक कोपेमाई, ये एक नाउन है और नाउन जीरेंड्स को ज़ाहिर मॉडिफाई करता है, तो उसको हम अंडरलाइन करेंगे, ठीक है। अच्छा, ये जीरेंड्स और पार्टिसिपल का आपको अच्छे से अंदाज़ा हो गया होगा। इसकी हम मज़ीद प्रैक्टिस के लिए, यानी जीरेंड्स जो है वो नाउन को डिफ़ाइन करते हैं और जो पार्टिसिपल्स हैं वो वर्ब या एडजेक्टिव्स इनको डिफ़ाइन करते हैं, ठीक है। तो इसको हम मज़ीद समझने के लिए एक और एक्टिविटी है, यूज़ द फॉलोइंग वर्ड्स इन सेंटेंसेस ऑफ योर ओन, फर्स्ट एज अ जीरेंड एंड देन एज अ पार्टिसिपल। यानी हमने ये फिशिंग, प्लेइंग, टीचिंग, ये यानी वर्ब से लिए गए हैं। इसको हम जीरेंड्स के तौर पे भी इस्तेमाल करेंगे और वर्ब के तौर पे भी, वर्ब या एडजेक्टिव के तौर पे भी हम इस्तेमाल करते हैं। लेट्स टू राइट इट नाउ। यस, ये 2 कॉलम्स हैं, एक में जीरेंड्स हैं और दूसरे में पार्टिसिपल हैं। अच्छा, जो जीरेंड है वो ज़ाहिर नाउन की मीनिंग देता है। तो यहाँ फर्स्ट सेंटेंस है फिशिंग। फिशिंग का मतलब होता है माहीगिरी, मछलियाँ पकड़ना, ठीक है। तो ये फिशिंग इज़ अ गुड जॉब टू कैचिंग फ़िश, यानी फिशिंग का मतलब होता है माहीगिरी। तो यहाँ पे ये नाउन के तौर पे इस्तेमाल करेंगे जीरेंड में। तो फिशिंग इज़ अ गुड जॉब, यानी माहीगिरी एक अच्छा काम है, टू कैचिंग फ़िश, मछलियाँ पकड़ने के लिए, ठीक है। तो इसको हम ये फ़िशिंग को मछलियाँ पकड़ने के तौर पर, ये वर्ब के तौर पे हम पार्टिसिपल में यूज़ करते हैं। आई लव टू गो फिशिंग, यानी मैं मछलियाँ पकड़ना पसंद करता हूँ, मछलियाँ पकड़ने के लिए जाने के लिए मैं पसंद करता हूँ, मछलियाँ पकड़ने जाना मैं पसंद करता हूँ। अच्छा, यहाँ पे ये वर्ब के तौर पे इस्तेमाल होता है फिशिंग। अच्छा, नेक्स्ट वर्ड है प्लेइंग म्यूज़िक। वर्ड है प्लेइंग। प्लेइंग म्यूज़िक इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, यानी म्यूज़िक बजाना, म्यूज़िक प्ले करना बहुत मुश्किल है, ठीक है। यहाँ पे म्यूज़िक बजाना ये एक नाउन है, तो नाउन के तौर पर ये इसको हम जीरेंड में लिखेंगे, प्लेइंग म्यूज़िक इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। और पार्टिसिपल के तौर पे इसको यूज़ करेंगे, आई एम प्लेइंग हॉकी फॉर एन्जॉयमेंट, मैं हॉकी लुत्फ़अंदोज़ होने के लिए खेलता हूँ, ठीक है। मैं लुत्फ़अंदोज़ होने के लिए हॉकी खेलता हूँ। तो यहाँ पे ये पार्टिसिपल वर्ब के तौर पे इस्तेमाल हो रहा है। अच्छा, नेक्स्ट है वी शुड फॉलो द टीचिंग ऑफ इस्लाम, हमें इस्लाम की तालीमात पर अमल करना चाहिए। टीचिंग यहाँ पे वर्ड है जो कि एक नाउन का काम दे रहा है, तालीमात, ये जीरेंड है और इसको हम पार्टिसिपल के तौर पे ऐसे यूज़ करेंगे, हर टीचिंग मेथड इज़ वेरी गुड, यानी उसका पढ़ाने का जो तरीका है वो बहुत अच्छा है। तो यहाँ पे ये जो टीचिंग मेथड है, टीचिंग है, वो वर्ब के तौर पर यूज़ हुआ है। तो यहाँ पे जीरेंड और पार्टिसिपल को आपको इंफॉर्मेशन होगी, यानी नॉलेज होगी। नेक्स्ट हम देखते हैं क्या एक्टिविटी है। यस, यहाँ पे है डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच। अच्छा, डायरेक्ट स्पीच क्या होती है और इनडायरेक्ट स्पीच क्या होती है। डायरेक्ट स्पीच, फॉर एग्जांपल, राइमा सेड आई वर्क इन अ स्कूल, मैं स्कूल में काम करती हूँ। जब हम कोई भी किसी के कहे हुए अल्फाज वैसे के वैसे बयान करते हैं तो वो डायरेक्ट स्पीच होती है। यानी इस एग्जांपल में वी शुड रिपोर्ट समवन्स एग्जैक्ट वर्ड विद कोटेशन मार्क, जब हम कोटेशन मार्क में उसके एग्जैक्ट वर्ड वैसे के वैसे हम रिपोर्ट करेंगे तो वो डायरेक्ट स्पीच होगी, ठीक है। अच्छा, इनडायरेक्ट स्पीच क्या होती है, यानी किसी के कहे गए अल्फाज को हम अपने अल्फाज में बयान करें तो वो हम उसको इनडायरेक्ट स्पीच का नाम देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, राइमा सेड दैट शी वर्कड इन अ स्कूल, यानी राइमा ने कहा कि वो स्कूल में काम करती थी, ठीक है। तो ये हम अपने तौर पे बता रहे हैं कि राइमा ऐसे कहती थी, ठीक है। तो जब हम अपने यानी हम किसी की बात अपने अल्फाज में हम बयान कर रहे हो तो उसको हम इनडायरेक्ट स्पीच बोलते हैं। और ये कोटेशन
मार्क्स के बगैर होती है, ठीक है। वी रिपोर्ट समवन्स वर्ड्स विदाउट कोटिंग द एग्जैक्ट वर्ड्स, यानी उनको बगैर कोटेशन मार्क में लिखे हुए हम राइट करते हैं, तो वो इनडायरेक्ट स्पीच होती है, ठीक है। और जो डायरेक्ट स्पीच है वो हमेशा कोटेशन मार्क में होगी, यानी किसी के कहे गए अल्फाज बिल्कुल वैसे के वैसे बयान कर देना, तो वो उसको हम कोटेशन मार्क में लिखेंगे, वो डायरेक्ट स्पीच होगी, ठीक है। डायरेक्ट सेंटेंस होगा, डायरेक्ट स्पीच होगी। अच्छा, रूल्स फॉर चेंजिंग डायरेक्ट स्पीच इनटू इनडायरेक्ट। अच्छा, जब हम डायरेक्ट स्पीच को यानी डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट में जब चेंज करते हैं तो उसके कुछ रूल्स होते हैं, वो देखते हैं। सबसे पहले टेंसेस किस तरह चेंज होते हैं, यानी अगर सिंपल प्रेजेंट टेंस है तो वो किस में चेंज हो जाएगा, सिंपल पास्ट टेंस में। अगर सिंपल कंटिन्यूस प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है तो वो पास्ट कंटिन्यूस टेंस में चेंज हो जाएगा। अगर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है तो वो पास्ट परफेक्ट टेंस में चेंज हो जाएगा। ये तो टेंसेस की चेंजिंग हुई। अच्छा, यहाँ पे फर्स्ट सेंटेंस है, फॉर एग्जांपल शी सेड आई एम हैप्पी, तो जब ये चेंज होगा तो शी सेड दैट शी वॉज हैप्पी, ठीक है। ये यानी कि जब चेंज करते हैं तो प्रोनाउंस भी चेंज होते हैं, ठीक है। शी सेड दैट, आई को चेंज करेंगे हम शी के साथ, ठीक है। आई यहाँ पे हम इनडायरेक्ट बता रहे हैं तो आई शी में चेंज हो जाएगा, शी वॉज यानी टेंस जो है एम वो वॉज में चेंज हो जाएगा, यानी प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट टेंस से सिंपल पास्ट टेंस में चेंज हो जाएगा। शी वॉज हैप्पी, ठीक है। अच्छा, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस जो है वो प्रेजेंट पास्ट कंटिन्यूस टेंस में चेंज होगा। फॉर एग्जांपल अली सेड आई एम लुकिंग फॉर माई बुक्स, मैं अपनी किताबों के लिए मैं अपनी किताबें तलाश कर रहा हूँ। अली सेड दैट ही वॉज लुकिंग फॉर हिज बुक्स, यानी आई जो प्रोनाउन है वो अली में चेंज हो गया और अली बॉय है तो ही लिखेंगे। ही वॉज लुकिंग, वॉज एम जो है वो वॉज में चेंज हुआ है, एम लुकिंग वॉज लुकिंग, ठीक है। यानी प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस से पास्ट कंटिन्यूस टेंस में चेंज हुआ है। ही वॉज लुकिंग फॉर हिज बुक, ठीक है, वो अपनी बुक्स तलाश कर रहा था। अली ने कहा कि वो अपनी बुक तलाश कर रहा था, किताब तलाश कर रहा था। अच्छा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस चेंज होगा पास्ट परफेक्ट टेंस में। यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, फॉर एग्जांपल मदीहा सेड आई हैव लिव्ड हियर फॉर अ लॉन्ग टाइम, मैं यहाँ पे एक लंबा अरसा रहती रही हूँ, रह चुकी हूँ, ठीक है। आई हैव लिव्ड यानी हैव के साथ थर्ड फॉर्म लिखी है, यानी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, और इसको हमने पास्ट पर जब इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो पास्ट परफेक्ट टेंस में चेंज हो जाएगा। फॉर एग्जांपल मदीहा सेड दैट शी हैड लिव्ड देयर फॉर अ लॉन्ग टाइम, शी हैड लिव्ड, हैव लिव्ड को चेंज कर देंगे हैड लिव्ड, ठीक है। तो ये टेंसेस का चेंज हुआ। अच्छा, नेक्स्ट हम देखते हैं चेंजेस इन मॉडल वर्ब्स, यानी मॉडल वर्ब्स में क्या चेंजेस आते हैं डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट में चेंज होते हुए। यानी अगर डायरेक्ट स्पीच में कैन वर्ड यूज़ हुआ है तो वो इनडायरेक्ट में कुड हो जाएगा, मे माइट में बदल जाएगा, विल वुड शैल इनटू शुड में चेंज हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, सम चेंजेस इन टाइम एक्सप्रेशंस, यानी टाइम एक्सप्रेशंस में क्या चेंजेस आती हैं, नाउ इनटू देन, यानी नाउ देन में चेंज हो जाएगा, हियर इनटू देयर, यानी हियर देयर में चेंज हो जाएगा, गो बिफोर में चेंज होगा, और टुडे इनटू दैट डे, टुमारो इनटू द नेक्स्ट डे, yesterday द नेक्स्ट डे बिफोर, द डे बिफोर, लास्ट नाइट द नाइट बिफोर, ठीक है, इनमें चेंज हो जाएंगे। और ये आपको एक तरह से मेमोराइज करने पड़ेंगे, यानी आप मेमोराइज कर लें और आपके लिए आसानी होगी कि नाउ हमेशा ही देन में चेंज होना है, हियर देयर में चेंज होना है, गो बिफोर में चेंज होगा, टुडे दैट डे में चेंज होगा, टुमारो द नेक्स्ट डे में, येस्टरडे द डे बिफोर में, लास्ट नाइट द नाइट बिफोर में चेंज होगा, ठीक है। अच्छा, फिर है और क्या चेंजेस आती हैं कि चेंजेस इन प्लेसेस एंड डेमोन्स्ट्रेटिव, यानी डेमोन्स्ट्रेटिव में यानी बयानिया में उसमें और जगहों के बारे में
यानी कुछ चीज़ दिखाने के लिए या जगहों के बारे में बताने के लिए हम क्या चेंज करते हैं, हेयर देयर, यानी हेयर को देयर में चेंज करेंगे, और दिस दैट में चेंज होगा, दीज दोज में चेंज होगा। ठीक है, तो ये हमने ये चेंजेस जो हैं हमने देखी। और नेक्स्ट हम देखते हैं इसकी एक्टिविटी है चेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू द इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ स्पीच। अच्छा, नंबर 1 है सरबत सेड आई डोंट लाइक टू गोइंग आउट मच। सरबत ने कहा कि मुझे बाहर जाना ज़्यादा पसंद नहीं। अच्छा, नंबर 2 है ही सेड दे नेवर अराइव ऑन टाइम, कि वो कभी भी टाइम पर नहीं आते। ठीक है, सिंपल प्रेजेंट टेंस है, तो इसको कैसे चेंज करते हैं अभी देखते हैं। दे सेड टू अस वी ऑफन विजिट आवर फ्रेंड्स इन कश्मीर। उन्होंने हमसे कहा कि हम अक्सर कश्मीर में अपने दोस्तों के साथ मिलने जाते हैं। ठीक है, अफशा सेड, अफशा ने कहा वी आर नॉट गोइंग टू द लाइब्रेरी, कि हम लाइब्रेरी नहीं जा रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे ये आप ख्याल रखें, ये देखें, ये कोटेशन मार्क के अंदर जो भी सेंटेंस कोटेशन मार्क के अंदर होगा वो हमेशा डायरेक्ट स्पीच होगी। ठीक है, यानी डायरेक्ट सेंटेंस होगा, डायरेक्ट स्पीच होगी। नंबर 5 है माई ब्रदर सेड टू मी, मेरे भाई ने मुझसे कहा, कोटेशन मार्क में है, आई डिड नॉट गो आउट एट द वीकेंड, कि मैं इस वीकेंड पर बाहर नहीं मैं इस वीकेंड पर बाहर नहीं गया। ठीक है, आई डिड नॉट यानी पास्ट टेंस है, सिंपल पास्ट टेंस, कि मैं इस वीकेंड पर बाहर नहीं गया। अच्छा, नंबर 6 अली सेड आई लाइक टू ईट बनानास। अली ने कहा मुझे केले खाना पसंद है। कोटेशन मार्क में ये डायरेक्ट सेंटेंस है। अच्छा, नेक्स्ट है नंबर 7 ही सेड आई एम ड्राइविंग अ कार। उसने कहा मैं एक कार चला रहा हूँ। ठीक है, ये भी कोटेशन मार्क में, ये सारे डायरेक्ट स्पीच हैं। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट है दे सेड, उन्होंने कहा आवर वर्क हैज़ बीन फिनिश्ड, हमारा काम ख़त्म हो चुका है। हैज़ बीन फिनिश्ड ख़त्म हो रहा है, हमारा काम ख़त्म हो रहा है। नेक्स्ट है इरफान सेड टू मी, इरफान ने मुझसे कहा यू आर अ गुड बॉय, आप एक अच्छे लड़के हो। ही सेड कोटेशन मार्क आई हैव बीन सिक ऑल वीक, मैं इस हफ्ता तमाम हफ्ता बीमार रही हूँ। ठीक है, तो ये कोटेशन मार्क में ये सेंटेंसेस हैं, यानी डायरेक्ट सेंटेंसेस हैं। इसको अब हम इनडायरेक्ट फॉर्म में राइट करते हैं। यस, हियर आर डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच एंड 2 कॉलम्स हैं, एक में डायरेक्ट स्पीच है जो कोटेशन मार्क के साथ है, और दूसरे कॉलम में उसको इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज किया है। अच्छा, नंबर 1 है सरबत सेड, सरबत ने कहा आई डू नॉट लाइक गोइंग आउट मच, मैं बाहर जाना ज़्यादा पसंद नहीं करती। तो इसको जब हम इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करेंगे तो इसमें प्रोनाउंस भी चेंज होंगे और उसके टेंसेस भी चेंज होंगे। ठीक है, तो सरबत सेड, सरबत ने कहा दैट शी, यानी आई चेंज होगा सरबत में, तो सरबत शी है, लड़की है। शी डिड नॉट किस में चेंज हुआ, डू नॉट में। ठीक है, यानी डू नॉट जो है वो सिंपल प्रेजेंट टेंस है, वो चेंज हो गया डिड नॉट में। डिड नॉट लाइक गोइंग आउट मच, कि वो बाहर जाना पसंद नहीं करती थी। सरबत ने कहा कि वो बाहर जाना पसंद नहीं करती थी। इनडायरेक्ट स्पीच में यानी चेंज हो गया, टेंसेस चेंज हो गए और प्रोनाउंस भी चेंज हो गया। अच्छा, नंबर 2 है ही सेड कोटेशन मार्क दे नेवर अराइव ऑन टाइम, उसने कहा कि वो कभी भी टाइम पर नहीं आते। तो ही सेड दैट, इसको इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते हैं, दैट दे नेवर अराइव्ड ऑन टाइम, उसने कहा कि वो कभी भी टाइम पर नहीं आते थे, नहीं आए थे। तो यहाँ पे जो दे, यानी दे को दे में ही रखेंगे, यानी जो एब्सेंट है वो उसको हम वैसे के वैसे प्रोनाउन को वैसे राइट करेंगे। दे नेवर अराइव्ड ऑन टाइम। ठीक है, अराइव्ड जो है वो सेकंड फॉर्म में चेंज हो गया, यानी अराइव जो है फर्स्ट फॉर्म थी। अराइव्ड ऑन टाइम के वो वक्त पर दूसरा नहीं पहुंचते, कभी भी नहीं पहुंचते। अच्छा, नेक्स्ट है नंबर 3 दे सेड टू अस, उन्होंने हमें कहा वी ऑफन विजिट आवर फ्रेंड्स इन कश्मीर, कि हम अक्सर कश्मीर में अपने दोस्तों से मिलने जाते हैं। तो ये प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट टेंस है, इसको चेंज करते हैं।
दे टोल्ड अस, यानी दे सेड टू अस भी आ सकता है, और दे टोल्ड अस, उन्होंने हमें बताया, दैट दे ऑफन विजिटेड देयर फ्रेंड्स इन कश्मीर। ठीक है, दे यानी वही है तो उसको फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन में चेंज करेंगे, दे। अच्छा, वही दे में चेंज हो गया, दे ऑफन विजिटेड यानी अब हम सिंपल प्रेजेंट टेंस को पास्ट टेंस में चेंज करेंगे, विजिटेड देयर फ्रेंड्स, यानी आवर को चेंज करेंगे देयर में, देयर फ्रेंड्स इन कश्मीर। उन्होंने बताया कि हम कश्मीर में अपने दोस्तों से मिलने अक्सर जाते थे, यानी गए थे। अच्छा, नेक्स्ट है नंबर 4। अफशा सेड, अफशा ने कहा, वी आर नॉट गोइंग टू द लाइब्रेरी, कि हम लाइब्रेरी नहीं जा रहे हैं। यानी ये क्वेश्चन मार्क में ये डायरेक्ट सेंटेंस है, इसको इनडायरेक्ट में चेंज करते हुए हम राइट करेंगे, अफशा सेड दैट, अफशा ने कहा कि। अच्छा, जब भी हम इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे इसमें सबसे पहले जब हम यानी कोटेशन मार्क नहीं लगाएंगे और फिर नाउन और टेंसेस को चेंज करेंगे इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते हुए। अच्छा, अफशा सेड दैट दे वर, वही चेंज होगा, यानी ज़्यादा लोग हैं तो वो उसके लिए दे यूज़ होगा, दे वर नॉट गोइंग टू द लाइब्रेरी, के आर नॉट गोइंग उसको चेंज करेंगे वर नॉट गोइंग। ठीक है, गोइंग टू द लाइब्रेरी, कि वो लाइब्रेरी नहीं जा रहे थे। डायरेक्ट में था कि वो हम लाइब्रेरी जा रहे हैं, और इनडायरेक्ट में है कि हम नहीं जा रहे थे। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट है नंबर 5। माई ब्रदर सेड टू मी, मेरे भाई ने मुझसे कहा, आई डिड नॉट गो आउट एट द वीकेंड, यानी मैं वीकेंड पर बाहर नहीं गया। यानी डिड नॉट है तो ये सिंपल पास्ट टेंस है, इसको हम चेंज करेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस में, यानी जो सिंपल पास्ट टेंस हो उसको पास्ट परफेक्ट टेंस में चेंज करते हैं। फॉर एग्जांपल, माई ब्रदर टोल्ड मी, मेरे भाई ने मुझे बताया, दैट ही हैड नॉट गॉन आउट एट द वीकेंड, कि वो इस हफ्ते बाहर नहीं गया था। ठीक है, यानी वो ये अगर सिंपल पास्ट टेंस है डायरेक्ट स्पीच में, तो इनडायरेक्ट में पास्ट परफेक्ट टेंस में चेंज हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट है, अली सैड, आई लाइक टू ईट बनानास, अली ने कहा मुझे सेब केले खाना पसंद है, या मैं केले खाना पसंद करता हूँ। ठीक है, सिंपल प्रेजेंट टेंस है तो इसको चेंज करेंगे सिंपल पास्ट टेंस में। अली सैड, अली ने कहा, दैट ही लाइक टू ईट बनानास, कि वो केले खाना पसंद करता था, कि उसे केले खाना पसंद थे। ठीक है, तो ही लाइक टू ईट बनानास, लाइक्ड सेकंड फॉर्म है। अच्छा, नंबर 7। ही सैड, आई एम ड्राइविंग अ कार, उसने कहा मैं कार चला रहा हूँ। तो ये डायरेक्ट स्पीच हो गई, कोटेशन मार्क में है, और इनडायरेक्ट में चेंज करते हुए ही सेड दैट ही वाज ड्राइविंग अ कार। ठीक है, आई खुद ही में चेंज करेंगे, और ही वाज ड्राइविंग, यानी जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस था उसको हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में चेंज करेंगे, ही वाज ड्राइविंग अ कार। अच्छा, नंबर 8 है, दे सैड, उन्होंने कहा, आवर वर्क हैज़ बीन फिनिश्ड, हमारा काम ख़त्म हो चुका है या ख़त्म हो रहा है। दे सैड दैट देयर वर्क हैड बीन फिनिश्ड, कि उनका काम ख़त्म हो गया था, उन्होंने बताया कि उनका काम ख़त्म हो गया था। अच्छा, नंबर 9 है, इरफान सेड टू मी, इरफान ने मुझसे कहा, यू आर अ गुड बॉय, कि आप एक अच्छे लड़के हो। तो क्वेश्चन मार्क में ये डायरेक्ट सेंटेंस है, और यहाँ पे इनडायरेक्ट में चेंज करते हुए हम देखते हैं, इरफान टोल्ड मी दैट ही वाज अ नो, दे सेड दैट देयर वर्क हैड बीन फिनिश्ड, यानी यहाँ पे जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है वो उसका जो पैसिव वॉइस सेंटेंस था वो उसको हमने चेंज कर दिया पास्ट परफेक्ट टेंस में। ठीक है, हैड बीन फिनिश्ड, दे सेड दैट देयर वर्क हैड बीन फिनिश्ड, ये पैसिव वॉइस का सेंटेंस है, यानी जब हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को हम उसके पैसिव वॉइस में राइट करते हैं तो हैज़ बीन के साथ हम थर्ड फॉर्म लगाते हैं। ठीक है,
तो जब चेंज करेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस के पैसिव वॉइस में तो वो हो जाएगा हैड बीन फिनिश्ड, यानी हैड बीन लग जाएगा और फिनिश्ड। ठीक है, अच्छा नंबर 9 है इरफान सेड टू मी, इरफान ने मुझे कहा यू आर अ गुड बॉय, कि आप एक अच्छे लड़के हो। इरफान टोल्ड मी, इरफान ने मुझे बताया दैट आई वाज अ गुड बॉय, कि मैं एक अच्छा लड़का था। यानी आई में सेकंड प्रोनाउन में चेंज होगा मी। ठीक है, मी मुझे बताया तो वो आई में चेंज होगा। आई वाज जो है वो आर, यानी सिंपल टेंस से दूसरा यू आर अ गुड बॉय, ये जो यूजेस ऑफ आर है, यूज़ ऑफ आर है वो यूज़ ऑफ वाज में चेंज हो जाएगा। ठीक है, आई वाज अ गुड बॉय। अच्छा नेक्स्ट है ही सैड, उसने कहा आई हैव बीन सिक एट ऑल वीक, यानी मैं सारा हफ्ता बीमार रही हूँ। ही सेड दैट, उसने कहा ही हैड बीन सिक ऑल वीक, यानी वो सारा हफ्ता बीमार रही थी। ठीक है, यानी यहाँ पे जो है क्या कहते हैं उसे, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पैसिव वॉइस जो है वो चेंज होगा पास्ट परफेक्ट के पैसिव वॉइस में। ठीक है, ही सेड दैट ही हैड बीन सिक। ठीक है, यानी हैव बीन सिक को हैड बीन सिक में चेंज करेंगे ऑल वीक, यानी वो सारे हफ्ते वो बीमार रही थी। ठीक है, तो ये हमारे जो हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट हमारे ख़त्म हुए। वोकैबुलरी एंड ग्रामर का पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया है और इंशाल्लाह वी विल डू द राइटिंग स्किल नेक्स्ट डे tomorrow inshallah. And if you have learned something useful from this video, please like, comment and share the video and support my channel. And if you are the new one on this channel, please like and subscribe my channel, and don't forget to press the bell icon button so you don't miss your new notification lesson, and don't miss to see the next video. And okay, remembers means your prayer, and stay blessed always, be happy, see you soon in the next video. Till then, Allah Hafiz. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम लेसन नंबर 8 उसकी एक्सरसाइज का लास्ट पार्ट राइटिंग स्किल्स। ठीक है, राइटिंग स्किल्स जो कि लेसन नंबर 8 सेटलिंग द कर्ल उसके ये लास्ट पार्ट है राइटिंग स्किल्स। और इसमें हम इसका पार्ट ए देखते हैं कीपिंग इन व्यू द पोएम एंगर, डेवलप योर ओन स्टोरी विद सूटेबल टाइटल। यानी पोएम एंगर को जहन में रखते हुए, यानी जो लेसन के स्टार्ट में आपने पोएम एंगर को रीड किया था उसको जहन में रखते हुए आपने स्टोरी राइट करनी है जिसका एक मुनासिब उन्वान हो। और यू मे आल्सो यूज़ द प्री राइटिंग ग्राफिक ऑर्गेनाइजर माइंड मैप ऑफ योर चॉइस। ठीक है, यानी आप राइटिंग करने से पहले, यानी ये स्टोरी लिखने से पहले आप एक माइंड मैप या ग्राफिक ऑर्गेनाइज़र जहन में रख सकते हैं। यानी उसमें आप ग्राफिक ऑर्गेनाइज़र किस तरह रखेंगे, यानी ये स्टोरी है तो स्टोरी में जो उसके स्टोरी एलिमेंट्स होते हैं जैसे उसके कैरेक्टर्स, सेटिंग्स, प्लॉट, इवेंट 1, इवेंट 2, इवेंट 3 और एंड पे कंक्लूजन। ठीक है, यानी इस स्टोरी एलिमेंट्स को मद्देनज़र रखते हुए आपने यानी माइंड मैप तैयार करना है और फिर उसके मुताबिक आपने स्टोरी राइट करनी है। ठीक है, तो ये हम देखते हैं। लेट्स डू इट राइट नाउ। Yes, this is story which is the title when I was depressed, जब मैं उदास था, जब मैं अफसुर्दा था। ठीक है, This is my own story which the title is when I was depressed. ये मेरी अपनी कहानी है जिसका उन्वान है जब मैं उदास था। Relate to the poem anger, जो कि पोएम एंगर से ताल्लुक़ रखती है, यानी उससे रिलेटेड है। एज़ यू नो, जैसा कि आप जानते हैं स्टोरी इज़ ऑलवेज रिटन इन द पास्ट, कि कहानी हमेशा माजी में लिखी जाती है, माजी के ज़माने में लिखी जाती है। सो इट रिलेट्स टू माई पास्ट विच वाज पैथेटिक एंड स्ट्रेस्ड, लिहाजा ये मेरे माजी से ताल्लुक़ रखती है और बहुत
यानी दबाव, यानी बहुत काबिल रहम और दबाव से मुतल्लिक है। यानी बहुत पैथेटिक का मतलब होता है बहुत काबिल रहम, एंड स्ट्रेस्ड यानी बहुत ज़्यादा दबाव के साथ ये ताल्लुक़ मेरे माजी से ताल्लुक़ रखती है। इन स्टोरी एलिमेंट्स, स्टोरी के कह लें कि अनासर में कैरेक्टर्स एंड सेटिंग्स आर नेसेसरी। कैरेक्टर्स यानी उसके किरदार और जो उसके वाक़यात हैं, जो उसका यानी उसका आगाज़ और उसका जो सराउंडिंग्स हैं वो ज़रूरी होते हैं। देयरफॉर इन माई स्टोरी कैरेक्टर्स आर मी एंड माई फ्रेंड्स, इसलिए मेरी कहानी में जो किरदार हैं वो मैं और मेरे दोस्त हैं। एंड इन सेटिंग, और सेटिंग में आई कैन से, मैं ये कह सकता हूँ दैट इट वाज माई क्लासरूम, ये मेरा क्लासरूम है, क्लासरूम था, यानी स्कूल में मेरा क्लासरूम था। सेटिंग में यानी वहाँ पे ये जो है वहाँ के क्लासरूम में जो वाक़यात हुए उसके बारे में ये स्टोरी राइट की गई है। अली एंड उमर वर माई फ्रेंड्स, अली और उमर मेरे दोस्त थे। वी स्टडीड एंड प्लेड टुगेदर, हम इकट्ठे पढ़ते थे और इकट्ठे खेलते थे। दे हेल्प मी, वो मेरी मदद करते थे। इन माई स्टडीज़, पढ़ाई में, वो पढ़ाई में मेरी मदद करते थे। इफ़ व्हेन एवर आई वॉज सिक एंड रिमेन्ड ऑफ फ्राम स्कूल, अगर जब कभी मैं बीमार होता या स्कूल से मेरी छुट्टी होती, मैं स्कूल से एब्सेंट होता, दे वुड हेल्प मी आउट, तो वो मेरी मदद करते। दे हेल्प मी बाई गिविंग देयर नोट्स व्हेन आई वाज एब्सेंट, जब मैं गैर हाजिर होता तो वो मुझे अपने जो उनके नोट्स होते थे स्टडी से रिलेटेड वो मुझे देते और यानी मुझे देकर मेरी मदद करते। वो शेयर्ड आवर लंच एंड एडिबल थिंग्स, हम अपना लंच यानी दोपहर का खाना और खाने पीने की चीज़ें, एडिबल खाने पीने की चीज़ें, टुगेदर यानी हम शेयर करते, हम अपना लंच और जो खाने पीने की चीज़ें हैं वो आपस में इकट्ठे बांटते। ऑल दिस वाज हैपेंड, ये सब उस वक्त हुआ व्हेन वी वर गुड फ्रेंड्स, जब हम अच्छे दोस्त थे। एंड वंस, और एक दफ़ा, द टाइम वॉज, एक वो वक्त था, व्हेन दे रिएक्टेड एज एनिमीज़, जब उन्होंने दुश्मनों की तरह सलूक करना शुरू किया। ठीक है, दुश्मनों की तरह उन्होंने अमल करना शुरू किया। दे पुट फास्ट कंप्लेंट्स टू द टीचर, वो उस्ताद के पास, टीचर के पास झूठी शिकायत लगाते। दे कॉल मी वेरी रूड नेम, वो मुझे बहुत बुरे नामों से बुलाते। दे पुश्ड मी, वो मुझे ये धक्का देते। एंड फॉट एवरी टाइम, और हर वक्त मेरे साथ लड़ते। दे डिड नॉट स्पेयर मी एनी टाइम, वो किसी टाइम भी मुझे नहीं बख्शते थे, कोई मौका मुझे तंग करने का जाने नहीं देते थे। दे टीज्ड मी एवरी टाइम, वो हर वक्त मुझे तंग करते थे। दिस वाज इनॉइंग मी वेरी मच, और ये सब मुझे बहुत गुस्सा दिलाता था, इस सब से मुझे बहुत गुस्सा आता था। आई रिमेन फरियस ऑल द टाइम, मैं हर वक्त गुस्से में रहता। देयर वॉज अ बिग फ्रॉन ऑन माई फोरहेड, और मेरे माथे पर हर वक्त एक शिकन रहती, एक तिवरी रहती। ठीक है, आई वॉज डिप्रेस्ड इन दैट टाइम, और मैं उस वक्त बहुत उदास था। पुटिंग माई सेल्फ टू काम डाउन, अपने आप को पुरस्कून रखने के लिए, देयर वर मैनी वेज, बहुत से तरीके थे। आई ब्रीथ स्लोली एंड डीपली, मैंने बहुत आहिस्ता और गहरे सांस लेता। आई वेप्ट फॉर सम टाइम, मैं कुछ देर के लिए रो लेता। देन दे रियलाइज देयर मिस्टेक्स, फिर उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ, उन्होंने अपनी गलती महसूस की। एंड अपोलोजाइज मी, और मुझसे माजरत की। एंड देन, और फिर वी लिव्ड हैप्पीली अगेन, और फिर हम दोबारा से खुशी खुशी रहने लगे। अच्छा, कंक्लूड टू द स्टोरी इज़ दैट, अच्छा इस कहानी को इख्तिताम करते हुए यानी इससे ये नतीजा निकलता है, फॉरगेटिंग इज़ अ ब्लेसिंग, यानी फॉरगेटिंग का मतलब होता है भूलना, इज़ अ ब्लेसिंग, रहमत है, भूलना भी एक रहमत है। ठीक है, यानी इसका सेइंग का ये मतलब हुआ कि अगर हम जो इंसिडेंट्स हुए हैं, जो हमारे साथ बैड हैपनिंग्स हुई हैं, जो हमारे साथ बुरे वाक़यात हुए हैं, अगर हम उन्हें भूलेंगे नहीं तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। ठीक है, तो भूलना भी एक रहमत होती है,
और आपको आगे बढ़ने में मदद देती है और आप होपफुल होते हो अपने फ्यूचर के लिए। ठीक है, तो नेक्स्ट हम देखते हैं राइटिंग स्किल्स में क्या एक्टिविटी है। यस, ये राइटिंग स्किल्स में पार्ट बी है। नरेट एन इंसिडेंट फ्रॉम योर लाइफ वेयर यू हैव टू सेटल द कर्ल, यानी अपनी रियल लाइफ से, हकीकी ज़िंदगी से कोई ऐसा वाक़या बयान करना है जो जिसमें कि आपने किसी झगड़े को सुलझाया हो। ठीक है, यानी किसी झगड़े को हल किया हो, हेल्प आउट किया हो किसी को, कि झगड़े को सुलझाने में किसी की मदद की हो। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे एक ये ग्राफिक ऑर्गेनाइज़र है, ये हम दोनों से रिलेट कर सकते हैं, जैसे स्टोरी हमने राइट की है या जो हम पैराग्राफ राइट करेंगे उसमें नेम है, फिर उसकी डिस्क्रिप्शन आ जाती है, यानी उसमें आप बता सकते हैं कि उस जो भी आप राइट करना चाह रहे हैं वो, और फिर एनिमीज़ व्हाट डिड दे डू, यानी कि जब एनिमीज़ होते हैं तो तब वो क्या करते हैं, एंड फ्रेंड्स व्हाट डिड दे डू, और जब फ्रेंड्स होते हैं तो ये क्या करते हैं। ठीक है, इसमें हम ये स्टोरीज़ में ये हम रिलेट कर चुके हैं ये चीज़ें। तो नाउ वी विल see the incident from our daily life. Okay, yes, there is a paragraph which is related to I help to settle the quarrel, यानी मैंने झगड़ा सुलझाने में मदद की। Once my two younger brothers, एक दफ़ा मेरे दो छोटे भाई, were fighting over to taking the TV remote, वो लड़ाई कर रहे थे टीवी रिमोट लेने पर। बोथ ऑफ देम, दोनों, वांट्स टू टेक द रिमोट फर्स्ट, दोनों रिमोट पहले लेना चाह रहे थे, यानी हर कोई ये चाह रहा था कि पहले रिमोट मुझे मिले। दे वॉन्टेड टू टेक द रिमोट कॉज टू सी द प्रोग्राम ऑफ देयर ओन चॉइसेस, वो रिमोट लेना चाहते थे बिकॉज वो, क्योंकि वो चाहते थे कि वो अपनी पसंद का प्रोग्राम देखें। वन ऑफ देम, उनमें से एक, want to see the cricket match on sports channel, वो स्पोर्ट्स चैनल यानी खेलों के चैनल पर वो क्रिकेट मैच देखना चाहता था। एंड द अदर वाज वांटेड टू सी द कार्टून्स ऑन कार्टून नेटवर्क। ठीक है, और जो दूसरा था, यानी दूसरा भाई, वो कार्टून्स देखना चाहता था कार्टून नेटवर्क चैनल पर। ठीक है, बोथ वर कर्लिंग ओवर टू टेक द रिमोट, दोनों रिमोट लेने पर लड़ाई कर रहे थे, लड़ाई झगड़ा कर रहे थे। आई हैड इंक्वायर्ड फ्राम देम, और मैंने उनसे पूछगिछ की, दरियाफ्त किया, अबाउट द इशू, मसले के बारे में, और मैंने उनसे मसले के बारे में दरियाफ्त किया। ईच ऑफ दैम, उनमें से हर एक, डिस्क्राइब द मैटर ऑफ देयर ओन, हर किसी ने अपना अपना मसला मामला बयान किया। आई हेल्प दैम, मैंने उनकी मदद की, टू सेटल डाउन द कर्ल, मसला लड़ाई झगड़ा हल करने में, यानी उनका झगड़ा हल करने में मैंने उनकी मदद की। आई सजेस्टेड, मैंने तजवीज़ किया, दैट दे शुड टेक द रिमोट बाय देयर ओन टर्न, मैंने उन्हें तजवीज़ किया या मैंने उन्हें मशवरा दिया कि उन्हें रिमोट अपनी बारी पे लेना चाहिए, यानी बारी बारी लेना चाहिए। बोथ वर एग्रीड, दोनों रजामंद हो गए, टू वॉच द टीवी बाय देयर ओन टर्न, यानी टीवी देखने के लिए कि वो अपनी बारी पर टीवी देखेंगे। ठीक है, दोनों अपनी बारी पर टीवी देखने पर रजामंद हो गए। सो इन दिस वे, लिहाजा इस तरह, आई रेकनसाइल द इशू, मैंने मसले को सुलझाया या इसको एक तरह से सुलझाया और सुलह कराई। ठीक है, रेकनसाइल का सुलह कराना मतलब होता है सुलझाया। ठीक है, तो ये हमारा पैराग्राफ भी हो गया। आज हमारा यूनिट नंबर 8 कंप्लीट हो गया है राइटिंग स्किल्स के साथ, और इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम वी विल डू द रिव्यू एक्सरसाइज आल्सो। एंड इफ़ यू हैव learned something useful from this video, please like, comment and share. And if you are the new one on this channel, and you can subscribe my channel, and don't forget to press the bell icon button so you don't miss the new notification of new lesson. Okay, remembers me in your prayers, and see you soon in the next video. Till then, Allah Hafiz.